यूपी बोर्ड परीक्षा की अच्छी तैयारी के लिए प्रीवियस ईयर पेपर यानी 2024 का पेपर लेकर के आए हैं सेट नंबर 4। इसके पहले के 3 सेट मेरे चैनल में अपलोडेड है। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो विद सॉल्यूशन अपलोडेड है, जाकर के देख सकते हैं। आज का सेट है जीजे। चलिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। कौन सा नाइट्रोजनी क्षार डीएनए में उपस्थित नहीं होता है? देखिए जो डीएनए होता है इसमें एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन ये नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं, जबकि जो आरएनए होता है इसमें एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल नाइट्रोजनी क्षार पाया जाता है। तो देखिए इसमें थाइमिन, एडेनिन, ग्वानिन है लेकिन यूरेसिल नहीं है, इसलिए ऑप्शन से होगा दूसरा, क्योंकि यहां पर डीएनए दिया गया है। तो डीएनए में जहां पर थाइमिन होता है, आरएनए में वहां पर यूरेसिल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मेंडल ने अपने प्रयोग में कितने विपरीतार्थ लक्षणों को सम्मिलित किया था? तो ये हम सभी लोग जानते हैं 7 लक्षणों को सम्मिलित किया था। अगला क्वेश्चन है, दात्र कोशिका अरक्तता रोग किस उत्परिवर्तन का उदाहरण है? तो ये बिंदु उत्परिवर्तन या पॉइंट म्यूटेशन का उदाहरण होगा। फिर अगला है, पराग कण पुष्प के किस अंग के भीतर निर्मित होते हैं? यानी जो पराग कण है, पॉलन ग्रेन है, पुष्प के किस अंग के भीतर बनते हैं? तो लघु बीजाणुधानी में बनते हैं, लघु बीजाणुधानी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन निश्चित उत्तरीय होता है। इसमें 5 प्रश्न होते हैं, छोटे छोटे निश्चित उत्तर देने होते हैं। 1 2 3 4 5। पहला है, मलेरिया रोग का संचरण किस जीव के कारण होता है? देखिए संचरण कहा गया है और संचरण का मतलब होता है फैलाव या फैलना, फैलना भी कह सकते हैं। यानी जो मलेरिया बुखार है ये किस जीव से फैलता है? तो इसका फैलाव यानी कि वाहक कौन है? तो वाहक कौन होता है? मादा एनाफ्लीज, एनाफ्लीज मच्छर इसका वाहक होता है। अगर कारक की बात करें, कारक पूछा नहीं गया लेकिन फिर भी बता देते हैं, कारक प्लाज्मोडियम होता है। प्लाज्मोडियम संघ प्रोटोजोआ का सूक्ष्म जंतु है प्लाज्मोडियम, जो मलेरिया रोग पैदा करता है। और मलेरिया रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलाने का कारण या संचरण करने का कार्य मादा एनाफ्लीज मच्छर करता है। फिर अगला क्वेश्चन है, पीसीआर संकेताक्षर का पूरा रूप लिखिए। देखिए पीसीआर यानी पॉलीमरेज, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इसका पूरा नाम होता है। एक ही नंबर का है, जितना पूछा जाए उतने करना है क्योंकि निश्चित उत्तरीय है। फिर अगला है, किसी एक पारजीवी जंतु का नाम लिखिए। इसमें आप चूहा बता दीजिए, चूहा एक पारजीवी जंतु है। अगला, पुष्प के रंगीन आकर्षक दल किस प्रकार के परागण हेतु उपयुक्त है? जो रंगीन आकर्षक दल होते हैं वो किस प्रकार के परागण? तो देखिए जो रंगीन आकर्षक दल हैं वो पर परागण, पर परागण के लिए उपयुक्त होते हैं, या क्रॉस पॉलिनेशन, या आप क्रॉस परागण भी कह सकते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन के लिए उपयुक्त होते हैं। फिर अगला है, पारिस्थितिक तंत्र की शब्दावली में हरे पादपों हेतु किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो अगर एक पारिस्थितिक तंत्र है या पारितंत्र है तो उसमें हरे पादप को उत्पादक कहा जाता है, उत्पादक या प्रोड्यूसर कहा जाता है। फिर अतिलघुत्तरी प्रश्न 3 नंबर से शुरू होता है और 3 नंबर में 1 2 3 4 5 प्रश्न होते हैं 2-2 नंबर के। पहला है, अपघटन को परिभाषित कीजिए। अपघटन किसे कहा जाता है? तो देखिए जैसे जो कवक होते हैं, कवक है, इसका उत्तर यहां पर देख लेते हैं। जैसे कवक है, जीवाणु है यानी कि फंजाई, और जो बैक्टीरिया होते हैं ये सूक्ष्म जीव जो हैं ये जटिल कार्बनिक पदार्थों को, जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में बदल देते हैं, सरल कार्बनिक पदार्थों में बदल देते हैं, पदार्थों में बदल देते हैं।
इसे ही अपघटन कहा जाता है। या कह लीजिए कि पदार्थों को अपघटित कर देते हैं, उसे ही अपघटन कहा जाता है। जैसे आपने देखा होगा खेत में पत्ती वगैरह गिर जाती हैं तो कुछ समय बाद वो उसी मिट्टी में मिल जाती हैं, इसी को अपघटन कहा जाता है। तो ये कार्य करते हैं कवक और जीवाणु। फिर अगला है, किन्हीं दो किण्वित पेय के नाम लिखिए। देखिए, किण्वित टेस्ट ट्यूब बेबी कार्यक्रम पर एक टिप्पणी लिखिए। टेस्ट ट्यूब बेबी कार्यक्रम पर एक टिप्पणी लिखना है। तो देखिए, यदि कोई दंपत्ति है वो खुद की संतान पैदा नहीं कर पाता है तो उसके पति के शुक्राणुओं को ले लिया जाता है। पति के शुक्राणुओं को लेकर के और स्त्री के अंडाणुओं को लेते हैं और प्रयोगशाला में दोनों का पेट्री डिस्क में निषेचन करवा देते हैं। पेट्री डिस्क यानी इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन करवाते हैं। ये एक तरह से आईवीएफ होती है। इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन करवा देते हैं, इस तरह से उसे ही टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है। और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या करते हैं कि माता के गर्भाशय में उसको स्थापित कर दिया जाता है। इस तरह से वो पेरेंट्स माता पिता बन पाते हैं। तो अगर टेस्ट ट्यूब बेबी या आईवीएफ पर पूरा वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल में अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। फिर अगला है, समयुग्मजी एवं विषमयुग्मजी में दो अंतर लिखिए। देखिए, समयुग्मजी क्या होता है, जैसे कोई लक्षण का जो कारक होता है, कारक युग्म है, तो उसमें मान लीजिए कैपिटल टी है, तो देखिए दोनों जीन समान है। जो जीन युग्म है ये समान है, यानी जब किसी लक्षण के लिए कारक युग्मों के जो जीन है, युग्म है, ये समान हो तो उसे समयुग्मजी। लेकिन अगर एक कैपिटल है दूसरा स्मॉल है तो विषमयुग्मजी। भाई कैपिटल टी है, कैपिटल आर तो ये समयुग्मजी, लेकिन कैपिटल टी स्मॉल टी है, कैपिटल आर स्मॉल आर है तो ये विषमयुग्मजी। तो समयुग्मजी की परिभाषा क्या होगी कि जब किसी लक्षण के लिए कारक के युग्म समान होते हैं, कारक के जीन समान होते हैं, तो उसे समयुग्मजी कहा जाता है। जैसे कैपिटल टी कैपिटल आर। जबकि विषमयुग्मजी क्या होगा, जब किसी लक्षण के लिए कारक जीन असमान होते हैं, समान नहीं होते हैं, युग्म असमान होते हैं, जैसे कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, तो उसे विषमयुग्मजी कहा जाता है। इस तरह से लिख देंगे, हमारे चैनल में अपलोडेड है, आप लोग जाकर के इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। फिर अगला है, राइबोसोम के दो कार्य बताइए। देखिए, एक तो ये कार्य करता है, एक पहला कार्य आप यहां पर देख लीजिए कि जो राइबोसोम होता है, ये जो अमीनो एसिड होते हैं, अमीनो एसिड एकत्रित करके राइबोसोम क्या करता है, अमीनो एसिड को एकत्रित करके प्रोटीन बनाता है और दूसरा प्रोटीन संश्लेषण में भाग भी लेता है। प्रोटीन संश्लेषण में भाग भी लेता है, यानी ट्रांसलेशन में भाग भी लेता है। फिर लघुत्तरी प्रश्नों पर आते हैं। जो 4 नंबर का प्रश्न होता है, यहां से लघुत्तरी शुरू हो जाते हैं। 4 नंबर का प्रश्न, 5 नंबर का प्रश्न और 6 नंबर के प्रश्न जो होते हैं लघुत्तरी प्रश्न होते हैं। 4 नंबर में थोड़ा कम लिखना होता है, 5 नंबर में उससे ज्यादा और 6 नंबर में उससे ज्यादा लिखना होता है, लेकिन ये 3-3 नंबर के ही होते हैं। तो चौथे का पहला है, बहुभुणता पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। बहुभुणता किसे कहा जाता है? तो देखिए, जब बीज में एक से अधिक भ्रूण उत्पन्न हो जाते हैं या भ्रूणों के उत्पन्न होने को बहुभ्रूणता कहा जाता है या पॉलीएम्ब्रियोनी कहा जाता है। बीज में एक से अधिक भ्रूणों के उत्पन्न होने को बहुभ्रूणता या पॉलीएम्ब्रियोनी कहते हैं। और आपको बता दें, ये जो जिम्नोस्पर्म पौधे होते हैं, जिम्नोस्पर्म पौधों की विशेषता होती है और जो सिट्रस कुल है, सिट्रस कुल के पौधों में अधिक पाया जाता है। नींबू जैसे है इसमें अधिक पाया जाता है, निम्फिया है इसमें भी पाया जाता है। फिर अगला है, स्त्री केसर के 3 अंगों को चित्र सहित दर्शाइए। देखिए, पहले तो चित्र बना लेते हैं। अब चूंकि स्त्री केसर के 3 अंग कहा गया है तो यहाँ मादा जनन अंग पूरा आपको बनाना होगा इस तरह से। अब पहला अंग तो यहाँ पर वर्तिकाग्र होता है जिसे स्टिग्मा कहा जाता है अंग्रेजी में, और ये जो पतली सी नलिका होती है ये वर्तिका होती है जिसे स्टाइल कहा जाता है अंग्रेजी में, और ये जो फूला हुआ भाग होता है ये अंडाशय होता है। अंडाशय यानी ये ओवरी होती है। तो
3 अंगों को चित्र सहित दर्शाना था, ये हो जाएगा इस तरह से। फिर अगला क्वेश्चन है, पुरुष लिंग की 3 सहायक ग्रंथियों के नाम लिखिए। पुरुष लिंग की 3 सहायक ग्रंथियों के नाम। तो देखिए, पुरुष की 3 सहायक ग्रंथियों में पहली ग्रंथि हो जाएगी प्रोस्टेट ग्रंथि। प्रोस्टेट ग्रंथियां हो जाएंगी, एक जोड़ी पाई जाती हैं, और ये जो वीर्य होता है उसमें अम्लीय स्राव करती हैं, 25 से 30% भाग बनाती, अम्लीय स्राव इनसे निकलता है। एक तो प्रोस्टेट ग्रंथियां हो गई, और दूसरी काउपर्स ग्रंथियां हो जाएंगी। काउपर्स ग्रंथियां हो जाएंगी, इनसे क्षारीय द्रव स्रावित होता है। और तीसरी ग्रंथि हो जाएगी शुक्राशय। शुक्राशय जो लगभग वीर्य का 80% भाग बनाती है। इस तरह से हो जाएगा। फिर अगला है, प्राथमिक उत्पादकता एवं द्वितीयक उत्पादकता में अंतर लिखिए। आइए इस अंतर को समझा देते हैं। उत्पादकों द्वारा सूर्य की विकिरण ऊर्जा को कार्बनिक पदार्थों के रूप में संग्रहित करने की दर प्राथमिक उत्पादकता कहलाती है। कहने का मतलब यह है, जो उत्पादक है, उत्पादक कौन होते हैं? हरे पौधे होते हैं। तो हरे पौधे प्राथमिक उत्पादक होते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। यानी प्रकाश संश्लेषण के बाद में बनने वाले जो कार्बनिक पदार्थ हैं, उनको संग्रहित करने की जो दर होती है, उसे ही प्राथमिक उत्पादकता कहते हैं। जबकि द्वितीयक उत्पादकता में उत्पादकों की संग्रहित ऊर्जा का उपयोग उपभोक्ता करते हैं। उत्पादकों अर्थात जो पौधों ने ऊर्जा को संग्रहित किया था, इकट्ठा किया था, उसका उपभोग या उपयोग उपभोक्ता करते हैं। और उपभोक्ता द्वारा ऊर्जा का कुछ भाग अपचय द्वारा खर्च हो जाता है। ऊर्जा का कुछ भाग क्या होता है? खर्च हो जाता है, व्यय हो जाता है। और शेष संग्रहित ऊर्जा द्वितीयक उत्पादकता कहलाती है। जो शेष बची हुई ऊर्जा होती है, उसे ही द्वितीयक उत्पादकता कहा जाता है। देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन है, का प्राकृतिक वर्ण को किसी एक उदाहरण द्वारा समझाइए। देखिए, प्राकृतिक वर्ण को उदाहरण द्वारा समझाने के लिए कहा गया है। तो पहले तो इसकी परिभाषा समझा देते हैं, प्राकृतिक वर्ण है क्या, फिर उदाहरण समझाते हैं। देखिए, जीवों के जो गुण धर्म होते हैं, गुण धर्म और उनके पर्यावरण के अनुकूलन विकास की प्रक्रिया प्राकृतिक वर्ण कहलाती है। जीवों के गुणधर्म और उनके पर्यावरण के अनुकूलन जो होते हैं, विकास की प्रक्रिया के प्राकृतिक वर्ण कहलाते हैं। कहने का मतलब यह है कि जैसे कोई जीवधारी है, किसी वातावरण में गया, तो अगर वो उस माहौल में ढल जाता है तो वहां पर प्रजनन करता है और उसकी संख्या बढ़ती जाती है। इस तरह से धीरे धीरे करके उन नई जातियों का विकास हो जाता है। तो उदाहरण कहा गया है इसमें ऊंट मान लीजिए। जैसे जो ऊंट होता है, ये एक प्राकृतिक वर्ण का उदाहरण है। ऊंट का शरीर कैसा होता है? रेगिस्तान में रहने के अनुकूल होता है। ऊंट का शरीर रेगिस्तान के वातावरण में रहने के अनुकूल होता है। देखिए, उसकी लंबी लंबी टांगे होती हैं, और जो नीचे के पैर होते हैं वो गद्दीदार होते हैं, गद्दीदार पाद होते हैं, चौड़े पाद होते हैं, ताकि वो रेत जो होता है, जो बालू होता है, उसमें चल पाए। यानी रेत में चलने में सक्षम बनाते हैं गद्दीदार पाद। इसके अलावा ऊंट के शरीर में पानी को इकट्ठा करने की भी क्षमता होती है। पानी भी इकट्ठा कर सकता है और कई दिनों तक बिना पानी पिए रह सकता है। तो इस तरह से वो उसके अनुकूल हो गया। इसे ही प्राकृतिक वर्ण कहा जाता है। फिर अगला है, प्रतिबंधन एंजाइम के कार्यों को लिखिए। देखिए, जो प्रतिबंधन एंजाइम है, इसे आणविक कैंची भी कहा जाता है, क्योंकि ये अणु को काटता है। तो पहला तो कार्य इसका यही हो गया कि ये डीएनए अणु को विशेष स्थानों से कट लगाता है, स्थानों पर काटता है। डीएनए अणु को विशेष स्थानों पर काटता, पहला कार्य ये हो जाएगा। दूसरा, आप बता सकते हैं दूसरे कार्य में कि यह एंजाइम बैक्टीरिया जो होती है, जो बैक्टीरिया को वायरल डीएनए से या वायरल संक्रमण से बचाता है।
बैक्टीरिया को वायरल संक्रमण से बचाता है। जैसे कोई बैक्टीरिया है तो उस पर बैक्टीरियोफेज जब अटैक करता है तो यही प्रतिबंधन एंजाइम बैक्टीरियोफेज के डीएनए को कट करता है। इसको मैंने आणविक कैंची में बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया था। अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। तो दूसरा कार्य हो जाएगा कि यह एंजाइम बैक्टीरिया को वायरल संक्रमण से बचाता है। और आप ये बता सकते हैं कि इसका प्रयोग डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में भी किया जाता है। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त आप और भी बता सकते हैं कि जो बायोटेक्नोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी में भी इसका उपयोग किया जाता है। इस तरह से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला है अनुकूली विकिरण पर एक टिप्पणी लिखिए। अनुकूली विकिरण किसे कहा जाता है? तो देखिए परिभाषा आपको बता दें, बहुत ही आसान सी। एक विशेष भूभौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न जो प्रजातियां पाई जाती हैं, विभिन्न प्रजातियों के विकास का जो प्रक्रम होता है, प्रक्रम एक बिंदु से प्रारंभ होकर अन्य भूभौगोलिक क्षेत्र तक प्रसारित होता है, इसे ही अनुकूली विकिरण कहा जाता है। मतलब कहने का यह हुआ कि एक विशेष भूभौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों के विकास का प्रक्रम एक बिंदु से प्रारंभ होकर अन्य भूभौगोलिक क्षेत्रों तक प्रसारित होने को अनुकूली विकिरण कहा जाता है। इसमें देखिए जैसे उदाहरण अगर बताना चाहे तो लिख सकते हैं ऑस्ट्रेलियाई मार्सुपियल विकिरण जो था। और अगर इस पर पूरा वीडियो अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल में अपलोडेड, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। अगला है अनिषेक जनित फल पर टिप्पणी लिखिए। देखिए जब बिना निषेचन के अंडे से भ्रूण बन जाए तो उसे ही अनिषेक जनन कहा जाता है। अनिषेक जनन कहा जाता है। लेकिन यहां पर पूछा गया अनिषेक जनित फल, तो बिना निषेचन के अंडे से भ्रूण बनने की क्रिया अनिषेक जनन कहलाती है। और इस प्रकार से बने फल अनिषेक जनित फल कहलाते हैं। अनिषेक जनित फल जैसे धतूरा होता है, आलू है आदि आप बता सकते हैं। अगर अनिषेक जनन पर फुल वीडियो समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल में अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। चलिए 6 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। अपसारी विकास को उदाहरण सहित समझाइए। देखिए बहुत ही सरल सी परिभाषा आपको बता देते हैं। एक ही पूर्वज से विभिन्न जातियों के विकास को अपसारी विकास कहा जाता है। जब एक ही पूर्वज से विभिन्न जातियों का विकास होता है तो उसे ही अपसारी विकास कहा जाता है। अगर अभिसारी पूछा जाता तो जब एक से अधिक अनुकूली विकिरण अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र में प्रकट होते हैं तो उसे ही अभिसारी विकास कहा जाता है। और एक ही पूर्वज से विभिन्न जातियों का विकास हुआ है तो उसे अपसारी विकास कहते हैं। फिर अगला है अंतरण आरएनए पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखिए अंतरण आरएनए कहिए, चाहे ट्रांसफर आरएनए कहिए, चाहे टी आरएनए कहिए, चाहे इसको एक और कहते हैं विलेय आरएनए भी कहा जाता है। विलेय आरएनए यानी सॉल्युबल आरएनए। और ये करता क्या है, यह जो प्रोटीन होती है, प्रोटीन संश्लेषण या प्रोटीन बनने में विभिन्न प्रकार के अमीनो अम्लों को राइबोसोम तक पहुंचाता है। विभिन्न प्रकार के जो अमीनो अम्ल होते हैं, अमीनो अम्लों को राइबोसोम तक पहुंचाता है, राइबोसोम तक ले जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है ओपियाइड्स ड्रगों को एक उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। देखिए ये ऐसी दवाएं होती हैं, ये ऐसी दवाएं हैं जो ओपियम पौधे से प्राप्त होती हैं, ओपियम पौधों से प्राप्त होती हैं। और ये दर्द निवारक होती हैं,
दर्द निवारक होती हैं, जैसे मार्फिन। ओपियाइड्स ड्रगों पर और अधिक जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। अगला है, एक पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न पोषण स्तर को आरेखीय चित्र द्वारा दर्शाइए। देखिए, हम जल्दी से एक पारिस्थितिक तंत्र का आरेखीय निरूपण आपको बता देते हैं। एक देखिए, इस पर देख लेते हैं अलग पेज पर। तो इस तरह से हम अगर पिरामिड के रूप में दर्शाएं तो इस तरह से आप बना लीजिए, और सबसे नीचे यहाँ प्राथमिक उपभोक्ता होंगे, प्रथम पोषण स्तर होगा जिसे उत्पादक कहा जाता है। प्रथम पोषण स्तर को उत्पादक कहा जाता है। और फिर यहाँ पर ये हो जाएगा द्वितीय पोषण स्तर। ये शाकाहारी जीव होते हैं जो उत्पादकों द्वारा बनाए गए भोजन को खाते हैं, तो इन्हें प्राथमिक उपभोक्ता भी आप कह सकते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता भी कहा जा सकता है। फिर यहाँ पर हो जाएगा शाकाहारी के बाद मांसाहारी, जो छोटे सूक्ष्म जीवों को खाते हैं, तो मांसाहारी जीव, या इसे आप तृतीयक पोषण स्तर कह सकते हैं। तृतीयक पोषण स्तर हो जाएगा। ये द्वितीयक उपभोक्ता आप कह सकते हैं, इनको द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं। और फिर यहाँ पर उच्च श्रेणी के मांसाहारी हो जाएगा। उच्च श्रेणी के मांसाहारी ये हो जाएंगे, जिसे आप चतुर्थ पोषण स्तर मान सकते हैं। चतुर्थ पोषण स्तर हो जाएगा ये, और ये तृतीयक उपभोक्ता हो जाएंगे, तृतीयक उपभोक्ता। अब यहाँ पर जो होंगे ये सर्वाहारी होंगे, सर्वाहारी, और ये इस तरह से एक बन जाएगा। और इसके बाद अपघटनकर्ता भी होते हैं, जो इनमें से कोई भी जीवधारी मर जाता है तो उनको अपघटित कर देते हैं, जिन्हें सूक्ष्मजीव कहा जाता है। तो इस तरह से एक पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न पोषण स्तर का आरेखीय निरूपण आप कर सकते हैं। विस्तृत उत्तरीय प्रश्न पर आते हैं। ये विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों में 7, 8 और 9 नंबर के प्रश्न होते हैं, जिनमें दोनों में, इन तीनों प्रश्नों में अथवा लगा होता है, यानी कि 6 विस्तृत उत्तरीय प्रश्न होते हैं, जिसमें से केवल 3 करने होते हैं। 7 नंबर में दोनों में से कोई एक करना होगा, 8 नंबर में दोनों में से कोई एक करना होगा, और 9 नंबर में भी दोनों में से कोई एक करना होता है। तो पहला है, कृषि में जैव प्रौद्योगिकी के महत्व पर एक निबंध लिखिए। तो कृषि में जैव प्रौद्योगिकी का क्या महत्व है, इस पर निबंध बताना है। तो बहुत ज़्यादा महत्व है, बहुत ज़्यादा। जैसे ऊसर के प्रति प्रतिरोधी फसलें हो गई हैं, कीट प्रतिरोधी हो गई है, गर्मी के प्रति प्रतिरोधी हो गई है, कोहरे के प्रति, तो बहुत सारे मैंने महत्व समझाए हुए हैं। चैनल में वीडियो अपलोडेड है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहां से जाकर के इसको देख सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन नहीं करना चाहते हैं तो पॉलीमरेज श्रृंखला अपक्रिया का आरेखीय निरूपण करना है, पीसीआर का आरेखीय निरूपण करना है, पॉलीमरेज श्रृंखला अपक्रिया। तो हमारे चैनल में अपलोडेड है पीसीआर पर वीडियो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। फिर अगला है, बायोगैस संयंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। बहुत ही आसान तरीके से मैंने इसको समझाया है, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहां से जाकर के देख सकते हैं, या फिर यूट्यूब में आप सर्च बॉक्स में लिखिएगा बायोगैस, और इसके आगे लिखिएगा बायोलॉजी साइंस एसके, और सर्च कीजिएगा तो वीडियो हमारा आ जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन नहीं करते हैं तो आप कर सकते हैं, कैंसर क्या है, कैंसर के कारण और उपचार। हमारे चैनल में अपलोडेड है फुल वीडियो, और भी अलग अलग भी अपलोड है, लेकिन फुल वाला मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। या कैंसर लिख करके कैंसर लिखिए और आगे लिखिए बायोलॉजी साइंसेस के, सर्च कीजिए तो वीडियो आ जाएगा, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। फिर अगला है 2 नंबर का क्वेश्चन, मानव विकास पर एक निबंध लिखिए। मानव का विकास कैसे हुआ, इस पर पूरा फुल निबंध लिखना है, 5 नंबर का है, कम से कम 3 पेज आपको लिखना होगा। तो आप लिख सकते हैं, हमारे चैनल में अपलोडेड भी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन नहीं करते हैं तो कर सकते हैं, सहलग्नता एवं
पुनर्योजन को उदाहरण सहित समझाइए। सहलंगता भी अपलोडेड है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। पुनर्योजन भी अपलोडेड है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। आप लोग जाकर के देखिए, समझिए, समझ में आ जाएगा। तो आशा है आपको पेपर अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो तो लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए। चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।